नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार और हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हम कवर कर रहे हैं पार्लियामेंट। ठीक है, और पार्लियामेंट के अंतर्गत लगभग हमने लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, कानून निर्माण प्रक्रिया मतलब लेजिस्लेटिव प्रोसेस, वो सब का सब कंप्लीट कर लिया। आज उसी के अंदर जो है हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक रहेगा और वो रहेगा बजट के बारे में। तो सबसे पहला बोला गया है, तो सबसे पहले तो जाना बजट का मतलब क्या होता है। ठीक है, बजट। तो बजट का मतलब कुछ नहीं है, ठीक है, कि जो सरकार है उसको जो आने वाला साल है, जो अगला साल आएगा, ठीक है, उसके लिए सरकार की इनकम का सोर्स, भी सरकार पैसा कहाँ कहाँ से प्राप्त करेगी और सरकार जो है वो उस पैसे को कहाँ कहाँ क्या करेगी, खर्च करेगी, एक्सपेंडिचर करेगी। ठीक है, बस यही जो है आने वाले साल का एक तरह से क्या है, एस्टिमेट है। कि सरकार ने बोल दिया कि इस साल मेरे को 1000 रुपया आएगा। ठीक है, कहाँ कहाँ से आएगा तो वो सरकार बताएगी कि टैक्सेस से इतना आएगा। ठीक है, जो हमने लोन वगैरह दिया है, ठीक है, वहाँ से जो क्या इंटरेस्ट वगैरह आएगा वहाँ से इतना आएगा। ठीक है, तो फाइन वगैरह, तो जो भी कुछ है वो सारे का सारा यहाँ वगैरह कि ठीक है, कि सरकार की इनकम का सोर्स क्या है। ठीक है, और फिर सरकार के पास ये 1000 रुपया आएगा तो सरकार इस पैसे को कहाँ कहाँ क्या करेगी, खर्च करेगी। ठीक है, तो उसके बारे में दरअसल में मेरे को कौन बताएगा, बजट ही बताएगा। ठीक है, तो सरकार की इनकम का स्रोत है और सरकार के खर्चे का क्या है, ये सोर्स है, जो मेरे को बताएगा कि हाँ सरकार यहाँ यहाँ पैसा खर्च करने वाली है। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या है कि संविधान में बजट का कोई भी वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है, तो बजट के लिए हमारे संविधान में कोई भी मतलब बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है हमारे संविधान में। अगर बजट का इस्तेमाल नहीं किया गया है तो फिर किसका इस्तेमाल किया गया है, तो भारतीय संविधान का आर्टिकल आएगा, आर्टिकल 112। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, एक शब्द का यूज़ करा है जिसका नाम क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको बोला जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण। तो इसका वर्णन किया गया है और इसी को हम आम भाषा में बोल देते हैं क्या, बजट। हुआ क्लियर। तो बजट का कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेंशन नहीं है। बजट के स्थान पर हमने जिस शब्द का यूज़ करा है उसको बोला जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर। चलिए, फिर उसके बाद आते हैं स्टेजेस इन बजट। ठीक है, तो बजट के चरण क्या हैं, तो सबसे पहले आता है हमारे पास प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। सबसे पहले बजट को क्या किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा जो चरण आएगा वो आएगा उसके ऊपर जनरल डिस्कशन, मतलब सामान्य चर्चा रहेगी। फिर उसके बाद आएगा बजट की जांच होगी, बजट की क्या की जाएगी, स्क्रूटनी की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी, डिपार्टमेंटल कमेटियों के द्वारा, मतलब विभागीय समितियों के द्वारा। ठीक है, जानेंगे ये क्या होता है। ठीक है, अभी तो बस 10 याद रखना। स्टेज एक क्वेश्चन यहाँ से आ रखा है और हायर लेवल में ही आ रखा है। ठीक है, कि पूछ लिया है बताइए बजट के चरण क्या है, तो ये 6 दे रखे थे और उन्हें अरेंज करना था। ठीक है, तो यहाँ से इसलिए मैंने इसको डाला है। फिर उसके बाद डाला है वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट। ठीक है, अनुदान की मांग पर मतदान। ठीक है, जानेंगे ये भी क्या होता है, अनुदान की मांग क्या होता है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल, जिसको बोला जाता है विनियोग विधेयक। अगर ये पास होता है तभी भारत की संचित निधि से सभी सरकार को खर्च करने के लिए पैसा मिलेगा। और फिर आता है लास्ट में फाइनेंस बिल, यानी कि वित्तीय बिल। अगर ये पास हो जाता है तो ध्यान रखना तभी हमारा जो बजट है तभी वो सारे का सारा क्या माना जाएगा, पास माना जाएगा। ठीक है, तो हमारे बजट के कितने चरण हैं, 6 चरण। सबसे पहला प्रेजेंट करना है, फिर उसके बाद जनरल डिस्कशन है, फिर उसकी विभागीय समिति क्या करेगी, जांच करेगी। ठीक है, फिर उसके बाद जो डिमांड्स मांगी गई है, पैसा मांगा गया, उसके ऊपर क्या करवाई जाएगी, वोटिंग करवाई जाएगी। फिर एप्रोप्रिएशन बिल, कि भारत की संचित निधि से अगर पैसा निकालना है तो एक बिल लगेगा, उसी बिल को कहा जाता है एप्रोप्रिएशन बिल कहा जाता है। और सबसे आखिर में हमारे पास रहेगा फाइनेंस बिल, यानी कि वित्त विधेयक। ठीक है, तो एक एक करके जानते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहला आता है हमारे पास प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। ठीक है, तो हाल फिलहाल में अभी रिसेंटली पिछले महीने ही देखा होगा आप लोगों ने, तो बजट जो है वो कब प्रस्तुत किया गया था, 1 फरवरी को प्रस्तुत किया गया था। पहले ये फरवरी के आखिर में जाकर प्रस्तुत किया जाता था, 28 फरवरी, लेकिन जब से ये वर्तमान जो सरकार आई है, ठीक है, 2014 से, इन्होंने क्या कर दिया कि हम जो है बजट वो कब पेश करेंगे, 1 फरवरी को ही पेश करेंगे। किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, तो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। और वर्तमान में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो कौन है, निर्मला सीतारमण है। ये जो बजट भाषण देते हैं इसी को बोला जाता है बजट स्पीच बोला जाता है।
ठीक है, कि आफ्टर द बजट स्पीच इन लोकसभा, ठीक है, स्पीच के बाद लोकसभा, फिर बजट को कहाँ कहाँ, मतलब लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों जगह पर रखा जाता है। ठीक है, फिर ये तो हो गया, बस इतना, कोई डिस्कशन नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, बजट भाषण होगा, सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का होगा। ठीक है, फिर दूसरा जो स्टेप फॉलो किया जाएगा वो होता है जनरल डिस्कशन। अब बजट के ऊपर होगी सामान्य चर्चा होगी। ओनली जनरल डिस्कशन कहाँ होगा, दोनों हाउसेज में होगा। सिर्फ और सिर्फ जो भी सरकार पॉलिसीज लेकर आई हैं बजट में, उनको क्या किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। कोई भी उसके ऊपर डिटेल डिबेट नहीं होगी, कोई भी उसके ऊपर विस्तृत चर्चा नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, जनरल डिस्कशन, सिर्फ पढ़ा जाएगा कि हाँ ये ऐसा ये वैसा, कोई डिटेल डिस्कशन नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, जो लोकसभा है और राज्यसभा है, इन्हें 3 से 4 सप्ताह के लिए क्या कर दिया जाएगा, एडजर्न कर दिया जाएगा, मतलब उन्हें स्थगित कर दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि अगला जो स्टेप है वो उसी से संबंधित है। ठीक है, तो जो तीसरा स्टेप है उसमें क्या होता है, स्क्रूटनी होती है, जांच होती है, डिपार्टमेंटल कमेटियों के द्वारा होती है। अब क्या होता है कि देखो बजट में क्या होगा, अब हर मंत्रालय को काम करना है, हर मंत्रालय को काम करने के लिए क्या लगेगा, पैसा लगेगा। तो वो क्या करेंगे, बजट में डिमांड रखते हैं अपनी, ठीक है, कि इस साल अगर हमने कुछ टारगेट बनाए हैं तो हमें ये टारगेट कंप्लीट करने हैं, तो हमें क्या लगेगा, पैसा लगेगा। उसी पैसे को जब वो मांगते हैं तो उसी को बोला जाता है डिमांड फॉर ग्रांट्स। आई मेरी बात समझ में? ठीक है, तो हर मंत्रालय की क्या होगी, अपनी अपनी क्या होगी, डिमांड्स होगी। कि पर्टिकुलर मंत्रालय, मान लिया रक्षा मंत्रालय ने मांग लिया कि इस साल मेरे को 10,000 करोड़ चाहिए। ठीक है, तो फिर क्या होगा, डिपार्टमेंटल कमेटी होगी एक, जो उसके बारे में गहन से स्क्रूटनी करेगी, उसकी जांच करेगी कि इसने जो चीज़ इतना पैसा मांगा है, क्या इसने जो वो पैसा मांगा है वो सही मांगा है या फिर गलती तो तरीके से मांग रहा है, क्या इतना काम इसने एक्चुअल में करना भी है या नहीं भी करना है। तो बस ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कितनी कमेटियाँ होगी, 24 विभागीय स्थायी समितियाँ होंगी, स्टैंडिंग कमेटियाँ होंगी। वो क्या करती हैं, अपने अपने मंत्रालयों की, अपने अपने डिपार्टमेंट की अनुदान की मांगे, डिमांड फॉर ग्रांट, जो उन्हें पैसा चाहिए काम करने के लिए, उसकी बारीकी से क्या करती है, जांच करती है और फिर अपनी वो रिपोर्ट, ध्यान रख लेना, तैयार करती है। आइए अब बात समझ में। तो डिमांड फॉर ग्रांट क्या है कि अगर मैंने साल का टारगेट लिया है तो उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए पैसा लगेगा। पैसा लगने के लिए तो मैं क्या बनाऊंगा, अपनी तरफ से एक छोटा सा प्रपोजल भेज दूंगा कि इस काम को करने के लिए इतना पैसा। ठीक है, और वो अलग अलग मंत्रालय ऐसा करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग मंत्रालय ऐसा करते हैं, तो वो जो अपने छोटे छोटे पत्र वगैरह भेजते हैं, डिमांड वगैरह भेजते हैं कि इसने पैसा लगेगा, उसी को बोला जाता है डिमांड फॉर ग्रांट्स बोला जाता है। मतलब काम करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, तो जब तक वो पास नहीं होगा तब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो इन चीज़ों की जांच की जाती है किसके द्वारा, डिपार्टमेंटल कमेटियों के द्वारा, और जिनकी जो संख्या है वो कितनी है, वो 24 है। हो गया क्लियर? चलिए अब उसके बाद बात करते हैं किसकी है, वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट। ठीक है, तो अब उनकी जांच कर ली गई है। अब जांच करने के बाद एक एक डिमांड को, ठीक है, ये जो डिमांड फॉर ग्रांट्स है इसको किसके लिए रखा जाएगा, वोटिंग के लिए रखा जाएगा। ठीक है, और डिमांड फॉर ग्रांट्स के ऊपर वोटिंग करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसके पास रहेगा, लोकसभा के पास रहेगा। और प्रत्येक डिमांड पर वोटिंग जो होगी वो क्या होगी, सेपरेटली होगी। एक एक डिमांड पर अलग से वोटिंग होगी, एक साथ वोटिंग नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, जो मेंबर वगैरह होंगे, अब मेंबर देखो सरकार के वो तो पक्ष में होंगे, लेकिन जो विपक्ष वाला है, ऑपोजिशन वाला है, वो क्या कर सकते हैं, इन डिमांडों को कम करने के लिए। अब जैसे रक्षा मंत्रालय ने कितना मांगा, 10,000 करोड़ मांगा, तो जो विपक्ष वाला होगा वो कह सकता है कि इसने जो पैसा मांगा इसमें क्या कर दी जाए, कमी कर दी जाए। तो कमी करने के लिए जो वो चीज़ इस्तेमाल करते हैं उसी को बोला जाता है कट मोशन, या फिर इन्हें बोला जाता है कटौती प्रस्ताव। आया था ना समझ? तो वोटिंग करवानी है तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ, लोकसभा में करवानी है। प्रत्येक डिमांड के ऊपर सेपरेटली वोटिंग होगी, कहाँ, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में। जो डिमांड मांगी गई है उसको रिड्यूस किया जा सकता है किसके द्वारा, अपोजिशन मेंबर्स के द्वारा। और कैसे किया जाएगा, थ्रू कट मोशंस किया जाएगा। ठीक है, और अगर समय कम पड़ गया, ठीक है, तो समय की कमी होने पर
अंत में क्या किया जाएगा, एक हम प्रस्ताव लेकर आते हैं, एक मोशन लेकर आते हैं जिसको बोला जाता है गुलेटिन, ठीक है। मोशन का प्रयोग करके शेष सभी मांगों को एक साथ क्या कर दिया जाएगा, पास कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ समझने वाली है, ठीक है। तो मान लीजिए कि डिमांड तो जी मेरे पास 20 मंत्रालयों ने अपनी अपनी डिमांडें दे रखी हैं, ठीक है, हर मंत्रालय। और मान लीजिए अब बजट पास होने का समय आ रहा है, या हमारे पास जो है वो समय क्या है, कम है। हम सिर्फ 15 के ऊपर सेपरेटली क्या कर पाए, वोटिंग कर पाए। हमने 15 के ऊपर सेपरेटली वोटिंग करवाई, उसको पास कर दिया। लेकिन अब कितनी बच गई, 5। अब मेरे पास समय नहीं है, तो अब बस इन 5 को एक साथ हम पास करवा सकते हैं। और उसके लिए जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं उसी को बोला जाता है गुलेटिन। ओके, क्लियर? बस ये याद रखना, एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन है ये वाला, गुलेटिन वाला। फिर अब देखो यहीं पर मैंने बता रखा है, तो अनुदान की मांग, डिमांड फॉर ग्रांट्स क्या होती है, ठीक है। तो यह विभिन्न मंत्रालयों द्वारा, जो मिनिस्ट्रीज हैं हमारी, उनके द्वारा सरकार से धन प्राप्ति के लिए रखा गया एक क्या है, प्रस्ताव है, एक क्या है, फॉर्म है, या एक तरह का प्रपोजल है, ठीक है। तो डेफिनेशन भी दे रखी है, अनुदान की मांग वह प्रपत्र है, वह फॉर्म है जिससे भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से व्यय, एक्सपेंडिचर के अनुमान प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। तो मंत्रालय ने दे दिया ना कि मेरे को इतना पैसा चाहिए, तो इतना पैसा आएगा कहाँ से निकालना है मेरे को, वो कहाँ से निकालना है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकालना है। अब आर्टिकल 113 ध्यान रखना, बजट का जो संबंधित बजट से संबंधित जो आर्टिकल 112 है। अब इसी तरह जो भाई इन मांगों पर, ठीक है, अनुदान की मांगों पर अगर वोटिंग करनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव राइट है किसका, लोकसभा का। कहाँ लिखा गया है, आर्टिकल 113 में लिखा गया है, ठीक है। तो मंत्रालयवार प्रस्तुति, तो ईच जो हमारा डिपार्टमेंट होगा, ईच जो हमारी मिनिस्ट्री होगी, वो अपनी अपनी क्या करती हैं, डिमांड फॉर ग्रांट्स को क्या करती हैं, प्रस्तुत करती हैं, प्रेजेंट करती हैं। आमतौर पर प्रत्येक मंत्रालय या विभाग के लिए एक अनुदान की मांग पेश की जाती है, सिंगल होगी। लेकिन जो बड़े मंत्रालय होंगे, ठीक है, जो लार्ज हमारी मिनिस्ट्री होंगी, जैसे रक्षा या वित्त मंत्रालय, एक से अधिक मांगे रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जो यहाँ से खर्चा होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, वो 2 तरह का खर्चा होगा, 2 तरह के व्यय होंगे। एक होगा भारित व्यय जिसको बोला जाता है चार्ज एक्सपेंडिचर, और दूसरा होता है मतदान योग्य व्यय यानी कि वोट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है ना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में मान लो 1 लाख, जो जितना भी पैसा मान लो, फिलहाल के लिए हम मान के चलते हैं कि 1 लाख है, ठीक है। अब इसमें से 2 तरह के खर्चे होंगे। एक जो इसके ऊपर भार है, जो इसको करने ही करने हैं, वो कौन से हैं, जैसे सरकारी व्यक्तियों की क्या करनी है, सैलरी करनी है, पेंशन वगैरह देनी है, तो उसके ऊपर ध्यान रख लेना, किसी भी तरह की वोटिंग आपको करवाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और जहां मान लो अलग अलग मंत्रालयों को चाहिए, भाई इस साल मेरे को इतना पैसा चाहिए, तो भाई पैसा चाहिए ना, तो पैसा चाहने के लिए उस क्या करवानी पड़ेगी, वहां पर वोटिंग करवानी पड़ेगी, बस वो वाले हैं जिस पर संसद की स्वीकृति की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और जहां संसद की आपको आवश्यकता नहीं है, वो देना ही देना है, वो जस्ट उसके सर के ऊपर क्या है, भार है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जिस पर मतदान नहीं होता, जैसे राष्ट्रपति का वेतन वगैरह, या जितने भी हमारे सेंट्रल एम्प्लॉय होते हैं, इनकी सैलरी, इनकी पेंशन वगैरह, तो उनके ऊपर ध्यान रखना कोई भी वोटिंग नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ उनको क्या किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। हुआ क्लियर है वाला? तो अनुदान की मांग क्या है, सिंपल अगर मैं बोलूँ एक भाषा में याद रखना, सिंपल है कि मंत्रालय को काम करना है, पैसा लगेगा, तो वो उसने पहले से ही अपना क्या बना रखा है, फॉर्म बना रखा है कि इस साल मेरे को इतने पैसे क्या लगेगी, आवश्यकता लगेगी, ठीक। अब हमने पढ़ा था नेक्स्ट पॉइंट कि जो उन्होंने पैसा मांगा है एक मंत्रालय ने, क्या उन्हें हम कम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कम कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे कम करेंगे, कैसे, कट मोशन के द्वारा या फिर कटौती प्रस्ताव के द्वारा। तो विपक्ष के पास सरकार के खर्चों पर लगाम लगाने के लिए या अपना विरोध जताने के लिए एक शक्तिशाली टूल है, एक पावरफुल टूल है, और उसी को बोला जाता है कट मोशन बोला जाता है। और यह कितनी तरह का है हमारे पास, 3 तरह का। सबसे पहला आता है पॉलिटी कट मोशन, यानी कि नीति कटौती प्रस्ताव, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो ओपोजिशन होगा, विपक्ष होगा, वो उस मंत्रालय की डिपार्टमेंट की
जो डिमांड थी ग्रांट्स के लिए वो उसको पूरी तरह से क्या कर देगा, खारिज कर देगा। ठीक है, तो मंत्रालय ने अभी मांगा, बोला था ना हमने कि रक्षा मंत्रालय ने 10,000 करोड़ मांगा, तो ऐसे में विपक्ष में बोला कि हम इसको नहीं मानते। ठीक है, तो मांग पर पूरी तरह से क्या है, असहमति को व्यक्त करता है। कौन सा मोशन, पॉलिटी कट मोशन। तो इस प्रस्ताव में क्या करा जाएगा, इसमें मांग की राशि को घटाकर कितना करने का, 1 रुपया करने का प्रस्ताव दिया जाता है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि यह संकेत देना कि हमें आपकी योजना या नीति बिल्कुल पसंद नहीं है, कि सरकार जो है वो घपला कर रही है। बस ये मतलब होता है कि इसका पॉलिटी कट मोशन का, बस। ठीक है, तो कट मोशंस क्या है कि सरकार के खर्चों पर लगाम लगाने के लिए, और जब किसी मंत्रालय ने जरूरत से ज़्यादा पैसा मांग लिया या उसको लगता है ये धंधलेबाजी करने वाले हैं, तो उस डिमांड अनुदान की मांग पर क्या करना है भैया जी, उसको रोकना है। तो किसके द्वारा रोक सकते हैं हम, पॉलिटी कट मोशन के द्वारा रोक सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा आता है हमारे पास इकोनॉमिक कट मोशन, मतलब आर्थिक कटौती प्रस्ताव। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो भी उन्होंने मांग की है, जो भी उन्होंने डिमांड की है, उसको एक निश्चित राशि तक क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। एक पर्टिकुलर अमाउंट तक क्या कर दिया जाएगा, उसमें उसको कम कर दिया जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ठीक है, क्यों ये लाया जाता है, तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है विपक्ष, तो कह रहा काम तो ठीक है, लेकिन इसे कम पैसों में भी किया जा सकता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, पैसे बचाने। ठीक है, तो इकोनॉमी कट मोशन क्या है कि ठीक है भाई, सरकार ने ये पॉलिसी लेकर आई है, अच्छी पॉलिसी है, बढ़िया पॉलिसी है, लेकिन सरकार इसमें क्या कर रही है, जरूरत से अधिक ही क्या कर रही है, खर्चा कर रही है। इसको हम कम पैसे में भी क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो अगर ऐसा मोशन लाया गया है सरकार का, उसी को बोला जाता है आर्थिक कटौती प्रस्ताव। हो गया। फिर तीसरा आएगा हमारे पास, उसको बोला जाता है सांकेतिक कटौती प्रस्ताव, यानी कि टोकन कट मोशन। ठीक है, किसी अनुदान का विरोध नहीं है, लेकिन सरकार की क्या है, कार्यशैली से अब शिकायत है, मतलब सरकार की फंक्शनिंग से शिकायत है अब। ठीक है, वो विरोध नहीं करना चाहती कि हाँ इसने, इस डिपार्टमेंट ने इतने मांग लिए, इतने नहीं, वो सिंपल कह रही है कि अब हमें सरकार पर क्या है, कार्य, इसके फंक्शनिंग के ऊपर भरोसा नहीं है। ठीक है, तो इसमें मांग की राशि को कितना, 100 रुपया कम कर दिया जाने की प्रस्ताव शामिल है। ठीक है, और यह सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक इंडिकेटर प्रतिरोध है, प्रतीकात्मक। ठीक है, टोकन है, एक तरह से संकेत दे रहा है, और कुछ नहीं है। हो गया। तो ये 3 तरह के मोशन याद रखने हैं। ठीक है, 3 तरह के कट मोशन। पहला है पॉलिटिकल मोशन, जिसमें मांग की राशि को 1 रुपया कम कर दिया जाएगा, जिसमें जो है वो विपक्ष है वो पूरी तरह से क्या है, असहमत है। इकोनॉमिक कट मोशन, एक पर्टिकुलर अमाउंट तक कम कर दिया जाएगा। सिंपल सा मोटिव है कि हाँ सरकार पर्टिकुलर योजना के ऊपर पैसा जरूरत से ज़्यादा खर्च कर रही है, यानी कि यहाँ पर आपको पैसे बचाने। और तीसरा आता है हमारे पास टोकन कट मोशन। टोकन कट मोशन में क्या होगा कि मांग की राशि को कितना कर दो, 100 रुपये। अब 100 रुपये एक्चुअल में नहीं कर दो, ये सिर्फ बताने के लिए किया गया है। ठीक है, चलिए अब कटौती जो प्रस्ताव होगा, कट मोशन जो होगा, को प्रस्तुत करने के लिए स्वीकृति दी जाएगी या नहीं, इसका निर्णय कौन लेगा, लोकसभा का अध्यक्ष लेगा। ठीक है, और लाया भी कहाँ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये लोकसभा में ही लाया जाएगा। ठीक है, अब महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर ये पॉलिसी कट मोशन, जो ये कट मोशन है, कटौती प्रस्ताव जो है, अगर लोकसभा में पास हो जाते हैं, तो ध्यान रखना ना, सरकार को क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। इसका सिंपल सा मतलब है सरकार के पास बहुमत नहीं है। हो गया अब क्लियर। तो 4 स्टेप हम लोगों ने पढ़ लिए। ठीक है, 4 स्टेप कौन कौन से पढ़ लिए, प्रेजेंटेशन पढ़ लिया, डिस्कशन पढ़ लिया, विभागीय समिति द्वारा जांच पढ़ ली, और अनुदान की मांगों पर हमने वोटिंग पढ़ ली। अब जो हमारे पास 5वां बचता है वो बचता है एप्रोप्रिएशन बिल, यानी कि विनियोग विधेयक बचता है, और एक बचता है हमारे पास फाइनेंस बिल। ठीक है, तो विनियोग विधेयक क्या है कि टू मेक मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब अनुदान की मांग वोटिंग करवा ली हमने कि ठीक है भैया, जो भी था जितना मांगा है ठीक है, जो मांगा गया डिपार्टमेंट के द्वारा 10,000 करोड़ मांगा गया है, बिल्कुल सही है। अब हमें क्या करना है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर मेरे को पैसा निकालना है, तो मैं क्या लेकर आऊँगा, एक एप्रोप्रिएशन बिल लेकर आऊँगा। जब तक ये पास नहीं होगा कंसोलिडेट ऑफ इंडिया से किसी भी तरह के, खासकर वो वाले जिनके ऊपर वोटिंग होनी है,
ठीक है, जो वोटिंग हुई है। तो अगर वैसे खर्चा है तो ध्यान रखना तब तक पैसा नहीं निकलेगा, तब तक जब तक पैसा कब तक पैसा नहीं निकलेगा, जब तक ये वाला बिल पास नहीं हो जाता तब तक। ठीक है, यह विधेयक सरकार को खर्च करने की कानूनी अनुमति देता है। तो लीगल है ये, जब तक ये पास नहीं होगा कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से कोई भी पैसा नहीं निकलेगा, कोई भी पैसा नहीं होगा तो कोई भी कामकाज नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है लास्ट स्टेज जिसको बोला जाता है फाइनेंस बिल। ठीक है, लास्ट स्टेज है बिल्कुल ये। तो इसमें सरकार द्वारा जो नए टैक्सेस लेकर आना चाह रही है या जो ऑलरेडी टैक्स एग्जिस्ट करते हैं उनमें अगर कोई बदलाव लेकर आना चाह रही है, वो सारे का सारा किसमें होगा, फाइनेंस बिल में होगा। ठीक है, इसके पारित हो जाने के बाद बजट की जो पूरी प्रक्रिया है वो क्या जाती है, कंप्लीट हो जाती है, और बजट जो है वो क्या बन जाता है, हमारा एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। ठीक है, और ये जो सारी प्रोसेस है 1 फरवरी से लेकर, ठीक है, कितने दिनों के भीतर 75 दिनों के भीतर क्या हो जानी चाहिए, ये पास हो जानी चाहिए। लगभग 15 से 17 अप्रैल तक ये सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, तो अभी अगर हम वर्तमान में देखें तो अभी 1 फरवरी को हमारा बजट आया ना, तो अभी जो हमारा बजट होगा वो किस स्टेज पर होगा, वो होगा अभी कहाँ पर, इस स्टेज पर होगा। ठीक है, कि अभी 3 से 4 सप्ताह के लिए ना, कि मान लो 1 फरवरी को आया तो 1 फरवरी के बाद 1-2 दिन का डिस्कशन हुआ होगा। ठीक है, जनरल डिस्कशन हुआ होगा, फिर उसके बाद हाउस को क्या कर दिया गया है, एडजर्न कर दिया गया। तो अभी जो डिपार्टमेंटल कमेटियां हैं वो क्या कर रही होंगी, जो अनुदान की मांगे दी गई हैं या मांगी गई हैं उनके ऊपर क्या होगी, उनकी स्क्रूटनी वगैरह होगी, उनकी जांच हो गया। फिर उसके बाद उसको किसके लिए रखा जाएगा, वोटिंग के लिए। अगर वोटिंग में पास हो जाता है फिर हम क्या लेकर आएंगे, एक अप्रोप्रिएशन बिल लेकर आएंगे, मतलब सारी की सारी जो अनुदानों की मांगे थी सबका सम करेंगे कि कितना पैसा हमको चाहिए। ठीक है, अप्रोप्रिएशन बिल। और लास्ट में अगर नए कर लेकर आ रही है सरकार या मौजूदा करों में बदलाव चाहती है तो उसके लिए कौन सा बिल है, फाइनेंस बिल। और ये सारे का सारा प्रोसेस कितने दिनों के भीतर कंप्लीट हो जाना चाहिए, 75 दिनों के भीतर कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बजट जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। बजट क्या है हमने वो जाना, और बजट के अलग अलग चरण हैं, अलग अलग स्टेजेस हैं, हमने उनको भी जाना। साथ में हमने अनुदानों की मांग भी जाना क्या होता है, कट मोशंस क्या होता है वो भी जान लिया। तो कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।